हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने एक क्लास एंडोक्राइन सिस्टम की इंट्रोडक्शन की थी। उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और कल की क्लास में हमने पीनियल और थाइमस ग्लैंड भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज। मैंने क्या कहा था, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें 9 तरीके की ग्लैंड पढ़नी पड़ती है, जिसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था कि 3 ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। उसके बाद हमारे नेक थ्रोट वाले पार्ट में क्या होती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद जो हमारे चेस्ट में लंग्स के बीच में जो होती है उसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। उसके बाद एब्डोमिनल वाले पार्ट में आएंगे तो एक पेंक्रियाज और 2 किडनी के ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और इंटेस्टाइन के नीचे क्या होती है, गोनेड्स होती हैं, जो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी होती हैं। तो ये तो था एक याद करने का तरीका। हमने क्या पढ़ी थी, हमने अभी तक 6 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम अपनी 7वीं ग्लैंड पढ़ेंगे, जो है पैंक्रियाज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्लैंड एंडोक्राइन होती हैं और कुछ ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, लेकिन पैंक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। देखो कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, हमारे कहाँ, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, और बिहाइंड स्टमक और बिलो लीवर। ठीक है, दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारा स्टमक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन जुड़ती है पूरी इस तरीके से। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारा स्टमक है। यहाँ से ये पूरा क्या हो गया, स्टमक किससे जुड़ गया, अब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के भी कौन से वाले पार्ट से, डिओडिनम। तो ये क्या है, हमारा डिओडिनम। ठीक है। इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके 3 पार्ट बताए थे मैंने, डिओडिनम, जुजिनम और इलियम। ठीक है। ये जो इंटेस्टाइन है, उससे क्या होता है, एक तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये जुड़ा रहता है, गॉल ब्लैडर। और एक क्या होता है, ये नीचे यहाँ पर से पैंक्रियास, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है इस तरीके से। देखो, लाइक लीफ अटैच्ड विथ डिओडिनम। ये देखो, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और डिओडिनम से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है। उस इट इज अ मिक्स ग्लैंड, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये एक मिक्स ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगी तो क्या रिलीज करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। और जब एक्सोक्राइन की तरह काम करेगी तो या जूस निकालेगी या डाइजेस्टिव या एंजाइम निकालेगी। ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कौन निकालता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक हो गया। या इसको पैंक्रेटिक जूस कह सकते हो, या डाइजेस्टिव जूस कह सकते हो, एंजाइम कह सकते हो। ये सब कौन निकालती है, जिसमें क्या होती है, डक्ट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और विदाउट डक्ट वाली कौन सी होती है, एंडोक्राइन। क्योंकि हार्मोन क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, वो सीधे कहाँ रिलीज कर देती है, ब्लड में कर देती है हार्मोन रिलीज, और ब्लड के थ्रू हार्मोन पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ऐसा नहीं करती है। एक्सोक्राइन की डक्ट होती है, और उसकी जो डक्ट होती है ना, वो रिलीज क्या करती है, अपनी एरिया में करती है। तो क्या करती है, छोटी छोटी डक्ट होती है, उस डक्ट के थ्रू वो क्या कर लेती है, अपने टारगेट सेल तक अपने एंजाइम्स को पहुंचा देती है। ठीक है। और ये थोड़ा सा पिंकिश ग्रे कलर का होता है, जे शेप इसलिए कह रहे हैं। ये देखो, ये पूरा सी शेप का या एक जे शेप का है, अगर हम उल्टा करके देखें। और लीफ लाइक होता है स्ट्रक्चर। इसका वेट 60 ग्राम होता है। लेंथ इसकी 12 टू 15 सेंटीमीटर होता है, और लोकेशन बिहाइंड द स्टमक। ठीक है। बिहाइंड द स्टमक, ये जो स्टमक है ना, ये तो हमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये इसके पीछे साइड है। ठीक है। अब देखो, पैंक्रियास में भी क्या होती है। देखो, पहले यहाँ पर मैं तुम्हें जनरल आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये कोई पैंक्रियाज है। ठीक है। पैंक्रियाज में भी क्या होती है, मैंने बताया था, ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। तो जो पैंक्रियाज होता है उसमें बहुत सारी सेल्स होती है। ठीक है। कुछ क्या करती है, एंडोक्राइन की तरह काम करती है, और कुछ एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। जैसे मैंने बताया कि जो एंडोक्राइन होती है वो क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रेट करेंगी, और जो एक्सोक्राइन होंगी वो क्या करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगी। देखो, एक मैं तुम्हें इजी वे में समझाती हूँ। ठीक है। ये क्या है, पैंक्रियाज है, जो मैंने व्हाइट कलर का बना रखा है, ये पूरा पैंक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये है डिओडिनम, जो मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, डिओडिनम। अब इस डिओडिनम से पैंक्रियाज अटैच्ड था। डिओडिनम से पैंक्रियाज इस तरीके से अटैच्ड है। तो ये अटैच्ड कैसे रहता है, इस तरीके से अटैच रहता है। यहाँ पर एक डक्ट ऑफ विरसंग
एक डक्ट होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्सम। अगर एग्जाम में कभी आ जाएगा तो याद कर लेना कि जो पैंक्रियाज और ये जो डिओडेनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, किससे जुड़े रहता है, एक डक्ट से जुड़े रहता है, जिसको क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्सम, ठीक है। ये पूरा पैंक्रियाज है। अब ये पैंक्रियाज है तो इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, और बहुत सारी सेल्स हैं, कुछ कुछ सेल्स एक्सोक्राइन का काम कर रही होंगी और कुछ क्या कर रही होंगी, एंडोक्राइन का काम कर रही होंगी। तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये मैंने बहुत बड़ा 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 दिखा रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं एक्नाई। एक्नाई। और ये एक्नाई में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे, जब प्लूरल फॉर्म होती है तो एक्नाई कहते हैं, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, एक्िनस। जब एक होता है, अगर हम एक की बात कर रहे होंगे तो एक्िनस होगा, और जब हम बहुत सारे की बात कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्नाई, ठीक है। ये एक्नाई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये एक्नाई किसकी तरह काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है, किसकी तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है ये। तो ये क्या है, देखो ये इतनी बड़ी बड़ी सी है, तो मतलब कि जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है ना, वो सबसे ज्यादा है। लगभग 98%, 97 टू 98% पार्ट क्या है, एक्सोक्राइन ही है। देखो ये जो बड़े बड़े से एक्नाई दिख रहे हैं वो सब एक्सोक्राइन है। और उसके बाद ये कुछ छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं ग्रीन कलर की, ये जो मैंने बना रखी हैं, ये है ये है एंडोक्राइन पार्ट। इसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस। कितनी छोटी छोटी है, देखो ओनली 1 to 2% होती है ये। बाकी सब क्या होती है, एक्नाई होती है, जो एक्सोक्राइन का पार्ट है। ये भी लगभग देखो 1 से 2% पार्ट होने के बाद भी इनका नंबर कितना है, 1 to 2 मिलियन। इतनी छोटी छोटी, कितनी छोटी होंगी देखो, ये छोटी छोटी सेल्स होती है, 1 to 2 मिलियंस होती है फिर भी, जबकि इनका पार्ट 1 to 2% ही है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जैसे ये एक्नाई से क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे, और इस डक्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे, इस डिओडिनम में चले जाएंगे, यहाँ से फूड आएगा और फूड का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस आएंगे ना। और ये क्या करते हैं, ये तो एंडोक्राइन है, ये तो ऐसे ही रिलीज हो जाएंगे और सीधे ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने दिखा रखा है, ये जो एक, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, एक सेल, ये है आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस। यहाँ पर ये ब्लड सेल है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ब्लड होगा इस तरीके से बाहर, और ये क्या होंगे, सीधे रिलीज होंगी और आ जाएंगी। और इसमें भी कितनी तरह की सेल्स होती है, 3 तरह की अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा बीटा और डेल्टा कैसे, देखो ये, अब जो हम आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड कह रहे हैं, आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड किसे कह रहे हैं हम, क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं जो क्या हो रही है, अलग अलग परफॉर्म कर रही है अपना अपना काम। देखो ये हो गई अल्फा सेल, ये हो गई बीटा सेल्स, ये हो गई डेल्टा सेल्स, और एक एफ सेल्स भी होती है, अभी बताऊंगी मैं उसके बारे में भी। लेकिन मेन काम अल्फा बीटा और डेल्टा का ही होता है, एफ का काम भी होता है, एफ का काम इन सबको रेगुलेट करना होता है। अभी देखो जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन बनाती है, बीटा सेल इंसुलिन बनाती है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन बनाती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो एंडोक्राइन फंक्शन क्या क्या होते हैं, देखो अभी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पैंक्रियाज का एंडोक्राइन वाला फंक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो पैंक्रियाज है ना, उसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन था, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, वो डाइजेशन, जो अपना डाइजेस्टिव जूस निकाल रहा था, वो हमने कहाँ पढ़ लिया है, डाइजेशन में पढ़ लिया है। तो आपको जब एक्सोक्राइन वाला फंक्शन उसका पढ़ना है तो आप डाइजेशन वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे पैंक्रियाज से, उसका सारा फंक्शन बता रखा है। लेकिन यहाँ पर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा था 4 तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और एप सेल्स भी होती हैं। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो 75% होती हैं, बीटा सेल 20% होती हैं, डेल्टा सेल 4% होती हैं, और एप सेल कुछ होती हैं 1 या 2% होती हैं। इनको कहते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, इसको पीपी सेल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पीपी सेल क्या है, तो वो एप सेल ही होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये हमें पता होना चाहिए कि जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन रिलीज करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती हैं, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बीटा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, बीटा सेल, ठीक है। बीटा सेल क्या होता है, देखो ये मैंने बताया था अभी, इंसुलिन रिलीज करते हैं, प्रोटीन से बने रहते हैं, इसलिए इनको पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड हार्मोन का होता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी बेंटिंग एंड बेस्टे ने करी थी, कभी कभी पूछ लेते हैं इसलिए बता रही हूँ, और नोबेल प्राइज मिला था इसलिए इनको 1923 में। ये एक जनरल बात है, हम आगे पढ़ते हैं।
देखो, और एक क्वेश्चन और आता है कि जो मिनरल होता है इंसुलिन फॉर्मेशन में कौन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, तो वो होता है जिंक। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो इंसुलिन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है देखो इसका। अब इसका फंक्शन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड है उसमें जब शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को क्या करता है, कम करने का काम करता है। देखो कैसे, जैसे ये कोई क्या है, हमारे जैसे हमारे ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेसिव शुगर हो गया, तो इंसुलिन आएगा और उसको किस में बदल देगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कुछ भी नहीं है, ग्लूकागॉन क्या है, छोटे 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 ग्लूकोज मिलकर क्या बना देता है, ग्लूकागॉन बना देता है। ठीक है, अब शुगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसको वेस्ट भी नहीं जाने देना है, तो इंसुलिन एक इतना अच्छा काम करता है कि क्या कर लेता है, वो उन शुगर को क्या कर देता है, शुगर माने ग्लूकोज होते हैं, तो उन ग्लूकोज को क्या बना देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है और लीवर में जाकर उसको स्टोर कर देता है। ताकि ऐसा भी तो होगा, कभी कभी हमारी बॉडी में शुगर की कमी भी तो हो जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, कमी भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि बस बढ़ते रहता है। ये कब की बात, हमारे बॉडी में जब क्योंकि कभी हम ज्यादा खा लेते हैं ना मीठा, कभी किसी पार्टी में चले गए, वहां हमने मिठाई खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, हलवा खा लिया, तो मतलब मीठी मीठी चीज ज्यादा खा ली है, तो ये हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। कभी भी अगर हम एक्सेस शुगर ले लेते हैं तो हमारी बॉडी इसको ऐसे हार्मोन रिलीज करके उसको बैलेंस कर लेती है। ठीक है, वो इंसुलिन ही होता है। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, जो एक्सेस शुगर हमने खाई है उसको ग्लूकागॉन में बदल देगा और कहाँ पर कर देगा, स्टोर लीवर में। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हम किसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहे तो उसको कहेंगे हम ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन का बनना क्या हो गया यहाँ पर, ग्लाइकोजेनेसिस। शुगर ऐसा नहीं होता है कि शुगर से बस ग्लाइकोजन ही बनता है, शुगर से क्या हो जाता है, शुगर से फैट भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो हमारे जो ब्लड होता है या जो हमारे शरीर की मैकेनिज्म होती है, वो किसी भी केस में क्या होती है, ब्लड में शुगर को हाई नहीं होने देती है नॉर्मल कंडीशन में। जब डिजीज होने लगती है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, जितनी शुगर होती है वो ग्लाइकोजन में बदल बदल देती है। और अगर अगर फिर ग्लाइकोजन भी कितने, एक ग्लाइकोजन भी तो एक तरीके से स्टोर होगा ना, लीवर में भी तो कुछ ही पार्ट स्टोर हो पाएगा, तो वो क्या कर देती है, कुछ अलग प्रोसेस से क्या कर देती है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। और फैट कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज में। अब इस तरीके से तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इन केस अगर ये जो इंसुलिन है उसकी कमी हो गई, अब इंसुलिन का कितना अच्छा काम हो रहा था, जो हम कुछ भी मीठा खा ले रहे थे फिर भी हमारे ब्लड में अगर शुगर थोड़ा सा बढ़ जा रहा था, तो इंसुलिन आके क्या कर रहा था, उसको मेंटेन कर दे रहा था, ग्लाइकोजन में बदल दे रहा था। लेकिन अगर हमारे इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की ही कमी होगी, तो फिर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। अगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करेगा, इंसुलिन काम करना बंद कर देगा किसी भी वजह से, तो हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल किसी भी तरह कम नहीं हो सकता। ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, जिसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, हाइपर ग्लाइसीमिया। और हाइपर ग्लाइसीमिया ही आगे चलकर क्या करता है, डायबिटीज करता है, वो भी कौन सी, मिलाइटस। ठीक है, कौन सी डिजीज करता है, डायबिटीज हो जाती है उसको, वो भी मिलाइटस। अभी मैं बताऊंगी डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर इतना समझो, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो एक हार्मोन आता है इंसुलिन, जो उस शुगर को क्या करता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और लीवर में स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है। लेकिन किसी वजह से अगर इंसुलिन नहीं बन पाया, इंसुलिन खराबी हो गई या इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है, तो उसमें फिर शुगर लेवल कम नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा, जिसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे, जो आगे चलकर क्या बन जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब डायबिटीज भी देखो दो तरीके की होती है। एक तो होती है जो मैंने अभी बताया, डायबिटीज मिलाइटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज मिलाइटस और इंसिपिडस में क्या फर्क है, देखो जो डायबिटीज मिलिटस होता है ना, उसको तो मधुमेह कहते हैं, ये तो मीठे, जब हम ज्यादा एक्सेसिव शुगर हो जाती है उसमें कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कहेंगे मधुमेह और इसको कहते हैं मूत्रमेह। यहाँ पर यूरिन वाली बात होती है। देखो,
जो इसमें तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और शुगर ज्यादा होता है, तब ये वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो शुगर लेवल तो हाई है, इंसुलिन तो काम करना बंद ही कर दे रहा है, लेकिन जो एडीएच होता है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये मैंने किडनी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वहां देख लेना। वहां पर क्या होती है ना, एडीएच जो होता है वो वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करता है, तो वहां पर क्या होता है, ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, एडीएच भी अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे यूरिन में वाटर के थ्रू सारा ग्लूकोज बाहर आ जाता है, ठीक है, सारा ग्लूकोज बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, जितनी भी शुगर थी, जितनी भी एक्सेस शुगर होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाती है, ठीक है। कि अगर ऐसे पर्सन अगर किसी भी ओपन एरिया में अगर यूरिन करें तो वहां पर क्या हो जाती है, चींटियां लगने लग जाती है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ग्लूकोज क्या होता है, उसका स्वीट होता है, मीठा होता है, और चींटियां कहाँ पे लगती है, मीठी जगह में जाती है, तो उसके यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है। देखो इसको मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, जैसे मैंने क्या कहा था, ये मैंने क्या बताया था, वुमेन कैप्सूल बताई थी, ये सब मैंने किडनी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जब हमने यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब पढ़ रखा था, ठीक है। आप देख लेना एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में जाके। तो यहाँ से क्या हो रहा था, ब्लड आ रहा था, ब्लड, यहाँ से ब्लड ब्लड था, ब्लड से सारा क्या था, जितने भी आयंस थे, ग्लूकोज थे, वाटर थे, ये यूरिया था, ये सब कहाँ आ रहा था, इसमें आ रहा था, वुमेन्स कैप्सूल में आ रहा था। और यहाँ से ये क्या था, पीसीटी के थ्रू जाते जाते ये असेंडिंग डिसेंडिंग लूप से होते हुए डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो हम ये ब्लड कह रहे थे, और इस पूरे पार्ट को हमने फिल्ट्रेट कहा था। अब यहाँ पर से क्या हो रहा था, इसमें जितना भी ग्लूकोज था, ये जो इसमें बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, ग्लूकोज, आयंस, वाटर, यूरिया सब था, लेकिन जो हमारी जरूरत का है क्या है, वो तो ग्लूकोज है। तो यहाँ पर से जितनी भी ब्लड वेसल्स पास होती हैं वो क्या करती हैं, ये ग्लूकोज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इस तरीके से सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। डीसीटी, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, इसमें भी क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पहुंचने तक क्या होता है, कोई ग्लूकोज नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल सारा ग्लूकोज अपना एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब डायबिटिक कंडीशन हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, ये जितना ग्लूकोज होता है ना, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब, इतना ग्लूकोज है, कितना एब्जॉर्ब होगा, चलो कुछ बहुत हो भी जा रहा है, तो क्या हो जाता है, ये सारा का सारा इसके थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यानी ये तो जो नो ग्लूकोज लिखा है मैंने, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात बता रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर एडीएच काम करना बंद कर देगा, एडीएच काम ही नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर भी क्या होगा, वाटर का भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वाटर के साथ, क्योंकि वाटर और शुगर क्या होते हैं, एक साथ मिक्स रहते हैं, वो एक साथ मिक्स करके ही बाहर आते हैं, जितना भी शुगर आएगा उसके साथ साथ वाटर, वाटर और शुगर दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे। एडीएच काम नहीं करता है तो वाटर भी बाहर आ जाता रहता है, तो यूरिनेशन होता है उसमें, बार बार देखना, जिसको ये डिजीज होगी इंसिपिडस वाली, वो क्या करता है, बार बार यूरिन जाता है, ठीक है। ये तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद है कि जो मेलाइटस होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। इस जो टाइप 1 होगा ना, उसमें इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये होगी ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब कि अब इम्यून ही नहीं है, तो ये तो पहले से ही हमारी बॉडी में किसी भी तरह बन ही नहीं रहा है। लेकिन जो टाइप 2 होता है ना, इसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या करता है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, अब उसमें इंसुलिन तो बना होगा, लेकिन क्या कर रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहती है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी खा ले रहे हैं, बर्गर खा लेते हैं, बाहर की चीजें खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये इंसुलिन बनना गड़बड़ा जाता है, और ये क्या कर लेता है, इसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर इंसुलिन के रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन जाके किसी से भी बाइंड नहीं होगा, और अपना एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ये टाइप 2 डिजीज हो जाती है, ठीक है। जो टाइप 1 होगी तो उसमें तो वो ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो बन ही नहीं रहा है, ये बच्चों में होती है जो ज्यादा होते हैं, उसको तो बचपन से ही बस फिर इंजेक्शन पे ही रखना पड़ता है। लेकिन जो ये वाली होती है कंडीशन, इसमें क्या होता है, बाद में ये वाली डिजीज होती है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल की बात करूं मैं, अगर हम जब से बिफोर मील लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में, 80 to 100 mg होना चाहिए, ठीक है, डेसीलीटर। और आफ्टर मील 80 mg हमारा आफ्टर मील होना चाहिए, और 80 to 100 mg हमारा क्या होना चाहिए, बिफोर मील होना चाहिए। और जिसको हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोमीटर। आपने देखा ही होगा, ग्लूकोमीटर क्या होता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसमें एक स्ट्रिप मिलती है हमें और एक निडल मिलती है, निडल से क्या करते हैं हम, ऐसे पिक करते हैं
अपने यहाँ पर से कुछ ड्रॉप्स ले लेते हैं, एक ड्रॉप से हो जाता है, उस स्ट्रिप को उस ड्रॉप में लगाते हैं तो वो सारा जो ब्लड होता है स्ट्रिप में चला जाता है, और उस अगर डिवाइस में हम उस स्ट्रिप को डालते हैं तो वो रीडिंग लेना शुरू कर देता है, और जैसे ही रीडिंग पूरी हो जाती है तो स्टॉप हो जाता है, तो हमारा वहां पर बता देता है आपका 100 है, 120 है, 100 के अंडर है, तो वो डिवाइस को क्या कहते हैं, ग्लूकोमीटर। ठीक है। अब देखो, ये तो सब किसकी बात होगी, बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या रिलीज कर रहा था, इंसुलिन। अब आए हम अल्फा सेल के बारे में। अल्फा सेल क्या करता है, देखो ये करता है ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज। अब ग्लूकागोन क्या होता है, देखो ग्लूकागोन क्या होता है, जस्ट अपोजिट किसका है, इंसुलिन का। इंसुलिन का काम क्या हो रहा था, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करना, कम करना। लेकिन ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज, बढ़ा देना। मतलब कि उसका उल्टा हो रहा है ना यहाँ पर, वो तो कम कर रहा था, ये बढ़ा दे रहा था। और ये बढ़ाता कब है, जब हम फास्ट करते हैं, जब हम किसी से नाराज होके खाते ही नहीं है। कभी होता है ना, मम्मी से लड़ाई, बहन से लड़ाई, किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम गुस्से से खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम कौन काम कर रहा होता है, उस टाइम ये ग्लूकागोन ही हमारे शरीर में काम कर रहा होता है। ठीक है। फास्टिंग कंडीशन मतलब जब हमारा शरीर बहुत देर से, बहुत घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है, उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। देखो ये क्या कर देता है, अब जो ग्लाइकोजन हमारे, हमने पहले एक्सेस जब हुआ था तो इंसुलिन ने क्या कर दिया था, उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया था, लीवर में डाल दिया था। तो फिर जो लीवर जो हेपेटोसाइट सेल्स होती है लीवर की, वो ग्लाइकोजन वहां पर स्टोर रहता है। तो जो लीवर सेल्स में अब क्या हो गया, जो ग्लाइकोजन स्टोर है उनको क्या करेगा, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो फिर से ग्लूकोज में तोड़ देगा, और हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी से तो मतलब है ना, यहाँ पर खाने से क्या मतलब, खाते क्यों है हम खाते तो इसलिए है क्योंकि जब ग्लूकोज हम खाते हैं तो ग्लूकोज फिर टूट के किस क्या बनाता है, एनर्जी तो बनाता है ना। लास्ट में तो हमें एटीपी की जरूरत है, एटीपी मतलब एनर्जी। तो ये जब ग्लाइकोजन जो स्टोर था, जो इंसुलिन ने स्टोर करके रखा था लीवर में, वो क्या हो जाता है यहाँ पर, ग्लूकागोन की वजह से ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। ग्लाइकोजन वही छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया तो ग्लूकोज में बदल गया। तो इसको कहते हैं हम, अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे, ग्लूकोज का बनना। अगर ग्लाइकोजन टूट रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है। और ऐसे ही अगर प्रोटीन से बन रहा है ग्लूकोज या लिपिड से बन रहा है ग्लूकोज, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन, उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब किसी नई चीज से, मतलब ग्लाइकोजन से नहीं, किसी प्रोटीन से या किसी लिपिड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है, तो उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब ग्लूकागोन डेफिशिएंसी हो गई, तो जैसे वहां पर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो रही थी, यहाँ पर ग्लूकागोन डेफिशिएंसी अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, वहां पर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में एनर्जी, और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हमारी एनर्जी में कमी आ जाएगी, एनर्जी कमी हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमें हमें बेहोशी आने लगेगी, हमें चक्कर आने लगेंगे। ठीक है। और अभी मैंने बताया था, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है ये भी, कि जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है एक दूसरे के क्या है, वो बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, काउंटरएक्ट हार्मोन कहते हैं। एक काउंटरएक्ट हार्मोन मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। मैंने कहा था एक जो काउंटरएक्ट होगा मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो एक काउंटरएक्ट हार्मोन क्या हो गए, इंसुलिन और ग्लूकागोन हो गए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा सेल के बारे में। ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, ये भी हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो क्या करता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे ग्लूकोज को कितनी रेट से ऑक्सीजन टूट रहा है और कितनी रेट से एटीपी बन रही है, हमें एनर्जी किस रेट से मिल रही है, उसको कहेंगे बीएमआर। ठीक है। सोमेटोस्टेटिन सप्रेस द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन मेड इन पैंक्रियाज। और जो डेल्टा सेल होता है उसका काम क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था पैंक्रियाज में बहुत सारी सेल्स होती हैं, और सारी सेल्स कुछ ना कुछ तो हार्मोन रिलीज ही करती है। तो जो पैंक्रियाज होता है उसका मेन काम क्या होता है, ये जो ब्लड ब्लड में शुगर लेवल है उसको बढ़ने ना देना या घटने ना देना। तो कुछ और भी सेल्स होती हैं जो अपने अपने कुछ कुछ हार्मोन रिलीज कर रही होती है, लेकिन उसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उसको उसको क्या कर देती है, ये जो डेल्टा सेल होती है सप्रेस कर देती है। मतलब वो कहती है कि तुम कुछ काम मत करो, ऑलरेडी काम चल रहा है, क्योंकि सारी सेल्स कुछ कुछ रिलीज तो करती है। तो डेल्टा सेल कहता है तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वो क्या कर देता है, और जो भी हार्मोन अदर होती है
उसको सप्रेस कर देता है। और ऐसे ही एक एप सेल्स होती हैं जिसको पैंक्रियाटिक पेप्टाइटिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये अब जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की जो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन है ना, उनको रेगुलेट करती है। कैप सेल क्या करती है देखो, इट रेगुलेट द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। जितना भी एक्सोक्राइन में सिक्रेशन हो रहा है, देखो एंडोक्राइन में तो हार्मोन का हो रहा होगा और एक्सोक्राइन में क्या हो रहा होगा, एंजाइम्स का हो रहा है, तो वो इन इसको ही रेगुलेट करती है एप सेल। ठीक है, ये दोनों को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पैंक्रियास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पैंक्रियाज में कुछ नहीं है, पैंक्रियाज बहुत इजी है। पैंक्रियाज को हमने अपने डेली लाइफ में भी पढ़ते ही हैं कि हमारा इंसुलिन ये हो गया, वो हो गया। बस हमने क्या करा था, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट था वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो अलग क्लास भी आप देख लीजिए, आपको एक्सोक्राइन फंक्शन भी पता चल जाएंगे। और एंडोक्राइन में यही है कि उसमें कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, और एफ सेल्स भी होती हैं कुछ। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती हैं। सबके अपने अपने फंक्शन है। इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, और ग्लूकागॉन नहीं होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी कहाँ पर हो रही है, डायबिटीज किससे हो रही है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी बात आपको करनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एंडोक्राइन सिस्टम की जो अदर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज वो भी एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब हमारी कुछ ग्लैंड्स बची हैं, बस एड्रिनल ग्लैंड बची है और गोनड्स बची हैं, बाकी हमारी सारी ग्लैंड कंप्लीट हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये अपनी दोनों ग्लैंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नई ग्लैंड्स के साथ नई क्लास में। टिल देन, बाय।